हेलो फ्रेंड्स, समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएँ ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल्स लॉ। हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है, ध्यान देंगे, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र अर्थात सोलेनाइड। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोग पढ़ेंगे टोराइड। सोलेनाइड और टोराइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो एनसीईआरटी और सीजीबीएसई दोनों सिलेबस का है, एमपीबीएससी का भी है, यूपीबीएससी के भी सिलेबस में ये आपको टॉपिक मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, हम धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि परिनालिका क्या होता है। परिनालिका या सोलेनाइड, ठीक है स्टूडेंट, होता ये है कि जब किसी विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर, विद्युत रोधी पदार्थ जैसे सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस इत्यादि के ऊपर विद्युत रोधी तांबे का तार, अगर मान लीजिए ये हमारा विद्युत रोधी पदार्थ है, इसकी आकृति साइलेंड्रिकल है, तो ठीक है साइलेंड्रिकल आकार का है, तो इसके ऊपर अगर हम विद्युत रोधी तांबे के तार को एकदम पास पास लपेटते हैं, ठीक है स्टूडेंट, एकदम पास पास लपेटते हैं, तो पास पास लपेटने के बाद, कई लपेटन के बाद जो संरचना हमको प्राप्त होगी वो संरचना परिनालिका कहलाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, हम उदाहरण के रूप में अगर दूसरा चीज़ देखें तो हमारे पास दूसरा उदाहरण होता है, जो महिलाएं या लड़कियां अपने हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, तो अगर उनकी चूड़ियां पूरे यहाँ तक भरी हुई हो, ठीक है, और प्रत्येक चूड़ी को आपस में सटा दिया जाए, तो सटाने के बाद जो उनकी संरचना प्राप्त होगी, ठीक, वो पूरा का पूरा सोलेनाइड अर्थात परिनालिका के समान प्राप्त होने वाली संरचना आपको दिखेगी। वैसी संरचना होती है। अब उसमें तार के दो सिरे होंगे, एक प्रारंभिक तरफ और एक अंतिम तरफ, दोनों सिरों के बीच सेल लगा दीजिए और उनमें धारा प्रवाहित कर दीजिए। धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, ध्यान रखेंगे कि किसी भी परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, लेकिन परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। अगर उसमें विद्युत क्षेत्र कार्य करता है तो परिनालिका के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है और परिनालिका के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। दोनों में फर्क है ना स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका, किसी भी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है और विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन परिनालिका के बाहर, सोलेनाइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड अधिकतम होता है। ठीक, तो मैं आपके सामने एक डायग्राम परिनालिका का प्रेजेंट किया हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि ये एक परिनालिका है PQRS, ठीक है, जिसके दो सिरों के बीच में धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो वो धारा, बहने वाली जो धारा है वो मान लीजिए स्टूडेंट I धारा प्रवाहित हो रहे हैं। इस परिनालिका में विद्युत रोधी तांबे के तार के N फेरे हैं, कि तार के फेरों की संख्या स्मॉल n है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, जब इसमें हम I धारा प्रवाहित करेंगे और इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो ये एक दंड चुंबक के समान कार्य करेगा, जिसका एक सिरा N ध्रुव के समान और एक सिरा S ध्रुव के समान वर्क करने लगेगा। ठीक है, मानते हैं कि इस पर ABCD कोई क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, डॉट के द्वारा मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पर। ये जो पार्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ये माना गया एक चुंबकीय क्षेत्र है ABCD। अब इसमें दो भाग, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। इसमें दो भाग चुंबकीय क्षेत्र के, ये देखिए बल, ये जो है बल रेखाओं की दिशा है स्टूडेंट। मैं ये भी चीजें आपको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ताकि आप में ना रहे। तो देखिए स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग AB इस बल रेखा और CD जो है ये दोनों समांतर होंगी, जबकि BC और AD जो है वो दोनों इस PQ के या इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होंगे। तो लंबवत जब होंगी स्टूडेंट तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वैल्यू रखेंगे आप, और जब समांतर होंगी तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वैल्यू रखेंगे आप। ठीक है, इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि देखिए, एक बार हम लोग AB के लिए
चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, एक बार BC के लिए निकालेंगे, एक बार CD के लिए निकालेंगे, एक बार DA या AD के लिए निकालेंगे। इन चारों को आपस में जोड़ेंगे तब जाके पूरी परिनालिका के लिए हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ लिख देता हूं इसके बारे में और फिर आगे की प्रक्रिया आपका प्रारंभ करता हूं। मैंने चंद लाइनें लिख दिया है कि माना PQRS एक परिनालिका है जिसके प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या n है तथा इसमें बहने वाली धारा I है। तब स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं इसके बारे में, जैसे कि जब हम इसमें I धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यह सोलेनोइड जो है वो एक दंड चुंबक की भांति कार्य करने लगता है, जिसमें एक सिरा N तथा एक सिरा S की तरफ व्यवहार करता है। ठीक है, इसमें ABCD एक आयत या एक वर्ग की कल्पना करते हैं जिसका AB सिरा और CD सिरा जो है वो परिनालिका के समांतर होता है, जबकि BC सिरा और AD सिरा परिनालिका के लंबवत होता है। तो हमको इस ABCD पर ही चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम चलते हैं आयत ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग परिपथीय नियम से। ठीक है, आकृति ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर हो जाएगा रेखीय समाकलन A से B वेक्टर B डॉट वेक्टर dl प्लस रेखीय समाकलन B से C वेक्टर B डॉट वेक्टर dl प्लस रेखीय समाकलन C से D वेक्टर B डॉट वेक्टर dl प्लस रेखीय समाकलन D से A वेक्टर B डॉट वेक्टर dl। ठीक है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने उपस्थित है, हमने कहा कि थीटा इक्वल टू 90 रखना है और थीटा इक्वल टू 0 रखना है। कब रखना है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ B से C है वहाँ थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे, जहाँ D से A है वहाँ थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे, जहाँ A से B और C से D है वहाँ थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे? तो स्टूडेंट हमने कहा, इससे पहले बताया था आपको कि समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl को जब हम सॉल्व करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर दोनों खत्म होगा और उसके स्थान पर cos थीटा हो जाता है, अर्थात B dl cos थीटा होगा। तो ये जो B dl cos थीटा है वो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट आपको रख दे रहा हूं कि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो B dl cos 90 डिग्री हो जाएगा इस प्रकार से, और cos 90 का मान 0 होता है तो B dl इंटू 0 डिग्री, अरे 0 रखेंगे तो B dl में 0 का मल्टीप्लाई करने पर पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और cos थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है और 1 रखने पर पूरा टर्म आपका जैसे का तैसा रहेगा। तो इस चीजों को आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट एंड फ्रेंड। मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ, स्पेस हमारे पास है, आपको हो सकता है दिख रहा हो। A से B B dl cos थीटा रखेंगे, थीटा के प्लेस पर 0 प्लस रेखीय समाकलन B से C B dl cos 90 रख देंगे, थीटा इक्वल टू प्लस रेखीय समाकलन C से D B dl cos 0 रख देंगे, cos 0। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा रेखीय समाकलन D से A B dl cos 90 डिग्री। ठीक है, जहां cos 90 है वो टर्म 0 हो जाएगा और जहां cos 0 है वो टर्म जैसा का तैसा रहेगा। मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, आपके सामने बचेगा रेखीय समाकलन B dl इक्वल टू A से B लिमिट B dl प्लस C से D लिमिट B dl। ठीक है, 2 का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, अब आपको करना क्या है
कि थोड़ा सा आपको बताना है डायग्राम के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट अब आपको क्या करना है कि हमने प्रारंभ में बताया कि ABCD एक आयत या एक वर्ग है या एक क्षेत्र है जिसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, इसमें AB जो है वो PQ अर्थात PQ है यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, PQ अर्थात परिनालिका के समांतर है और C और D जो है वो भी परिनालिका के समांतर है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड हम मान ले रहे हैं कि इसमें A से B और C से D की जो दूरी है, C से D की जो दूरी है वो स्मॉल x है। ठीक, और ये तो हम जान ही रहे हैं कि इस परिनालिका में फेरों की संख्या n है। तो स्टूडेंट दो आप ध्यान रखिएगा कि A और B पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है लेकिन C और D पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि C और D जो है वो परिनालिका के बाहर का क्षेत्र है और परिनालिका के बाहर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र कार्य नहीं करता है। इसलिए B से D लिमिट BDL जो है इसका मान 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल बचेगा रेखीय समाकलन A से B BDL प्लस ये 0 हो गया। 0 मतलब वो कैंसिल, खत्म हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अब B तो बाहर निकल जाएगा। तो B बाहर निकलने के बाद हमारे पास बचेगा A से B DL। अब इस DL का मतलब हो गया स्टूडेंट इस आयत से होकर गुजरने वाली कुल धारा। अब आयत मतलब ये पूरा आयत नहीं, केवल A से B तक गुजरने वाली कुल धारा। तो इस DL को हटाएंगे तो DL को हटाने के बाद हमारे पास B इंटू एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A से B की लंबाई कितना लिए हैं x, और समाकलन रेखीय समाकलन है स्टूडेंट। यहाँ पर रेखीय समाकलन DL इक्वल टू एक्स, इसको दे देंगे समीकरण नंबर चाहे तो 1, या फिर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए अतः करके। अतः रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू BX, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। एम्पियर का नियम हम पढ़ रहे हैं तो एम्पियर का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो एम्पियर के नियम को प्रयोग करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर एम्पियर के नियम से। एम्पियर का नियम कहता है स्टूडेंट एंड फ्रेंड वेक्टर B रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब स्टूडेंट एंड फ्रेंड जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो बताएंगे कि ये जो I है वो सिर्फ I नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम ये बताएंगे कि ये जो आयत या चतुर्भुज जो भी लिए हैं हम, ये वर्गाकार आकृति या आयताकार आकृति ABCD, तो यहाँ पर लिखेंगे एम्पियर के नियम से कि वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर म्यू इंटू ABCD से लिख देंगे ABCD से घिरी हुई धारा। तो ABCD से घिरी हुई धारा मतलब हो जाएगी स्टूडेंट म्यू नॉट इंटू पहले तो आप ले लीजिए फेरों की संख्या n और AB की लंबाई x और बहने वाली कुल धारा हो गई I। ठीक है, तो ये हो जाएगी NXI। आप इसको चाहे तो समीकरण नंबर 2 भी दे सकते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना कर दीजिए तो समीकरण 1 व 2 से स्टूडेंट एंड फ्रेंड हो जाएगा। तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका LHS और इसका LHS, समीकरण 1 और 2 का LHS जो है वो आपस में बराबर है, एक समान है, इसलिए RHS भी बराबर होगा। तुलना करने पर लिख देता हूं स्टूडेंट यहाँ पर 1 व 2 का तुलना करने पर, कंपेयर करने पर कर देंगे तो हो जाएगा B इंटू एक्स इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू एक्स इंटू आई। स्टूडेंट x से x दोनों तरफ कट जाएगा तो B इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई, केवल इतना ही बचेगा। ठीक है, तो ये जो समीकरण आएगा यही समीकरण हमारा बेलनाकार या कह सकते हैं धारावाही परिनालिका के लिए सूत्र होगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि धारावाही परिनालिका में जो परिनालिका की त्रिज्या होती है, परिनालिका की त्रिज्या जो होती है वो परिनालिका के आकार की तुलना में नगण्य होती है। परिनालिका की त्रिज्या
परिनालिका के आकार की तुलना में नगण्य होती है एक आदर्श परिनालिका की। ठीक है। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।